हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट पीवाई के ऊपर आधारित है। दोस्तों, यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपी पुलिस, होमगार्ड के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, हम बगैर देरी करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। जीव वैज्ञानिक का नाम दोस्तों गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। और गैलापागोस द्वीप समूह जो है इक्वाडोर में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, और लिनियस ने अपनी पुस्तक, लिनियस की जो पुस्तक है वो है सिस्टमा नेचुरे। दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सी? सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, यह इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने जीवधारियों को दो जगतों में बांटा है, पादप जगत और जंतु जगत में। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रोजेसी लिक्लाइडर, दोस्तों प्रोजेसी लिक्लाइडर, इनको दोस्तों इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं है या सदस्य नहीं है? तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, श्रीलंका जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ब्रिक्स समूह की जो है स्थापना दोस्तों 2009 को भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने की थी दोस्तों। ठीक है, और 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 2011 को यह शामिल हुआ था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक, और दोस्तों जनवरी 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए थे। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय दोस्तों शंघाई में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो शंघाई, शंघाई दोस्तों चीन में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, और ब्रिक्स 2024 का आयोजन जो है दोस्तों कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर को किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में यह अखबार शुरू किया था। ठीक है, और दोस्तों इंडियन ओपिनियन 4 जून दोस्तों 4 जून जो है 4 जून 1903 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 4 जून 1903 को प्रकाशित किया गया था। ये डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके जो है संपादक थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मनसुख लाल नजर जो है इसके संपादक थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो इसका आपको बताना है। तो दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर, ठीक है मैं लिख देता हूँ, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ए.ओ. होम को कांग्रेस पार्टी का जनक माना जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये आपको पूछ ले, प्रथम भारतीय महिला
जो है कौन थी, तो आपको इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है, जिन्होंने 1925 में, कब 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन्होंने कानपुर की, ठीक है, कानपुर की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए थे? तो दोस्तों इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो दोस्तों जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उज्ज्वला योजना, ठीक। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जाते थे, ठीक है। और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ, ये नारा आपको याद रखना है दोस्तों, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ जो है केंद्र सरकार ने 1 मई 2016, ठीक है, 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, के नेतृत्व में दोस्तों सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर स्थित नहीं है, यह क्वेश्चन है, यानी नहीं है पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कांडला, ठीक है। कांडला बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर, कहाँ पर? तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और कांडला में एशिया का प्रथम निर्यात जो है प्रसंस्करण क्षेत्र 1965, कब? 1965 ईस्वी को मनाया गया था, ठीक है। यह दोस्तों पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात यहीं से होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और चेन्नई जो दोस्तों सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ये 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लास वेगास में, ठीक है। लास वेगास में जो है चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। मैं और भी बता देता हूँ दोस्तों, गेहूं शोध केंद्र कहाँ पर है? तो मैक्सिको में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों लीमा में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो जेनेवा में है, ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राजमुंद्री में है, ठीक है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों मैसूर, ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, ठीक है। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है, ठीक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र दोस्तों देहरादून में है, ठीक। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ दोस्तों? तो कटक में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैंने सारे बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। और दोस्तों मुल्क राज आनंद जो है इनकी रचना है कुली, क्या है? कुली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और खुशवंत सिंह की पुस्तक है दिल्ली, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह आपको बताना है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। और दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था दोस्तों, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में।
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का रूप ले लेती है। ठीक है, यानी प्रस्तावना बन जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये और दोस्तों इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, असंगठित कार्यालय को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में कौन सी वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल पेंशन योजना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडविन लुटियंस ने। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन दो है, वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। ठीक है, एडविन लुटियंस दो 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिशकार वास्तुकार थे। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति भवन के साथ साथ इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपद, राजपथ, दिल्ली, जिमखाना क्लब और गोल मार्केट का भी डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में दोस्तों। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल चीन देश में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों संसार का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक और बात नोट कर लीजिए, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो वह मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, वह क्षेत्र को है मरुस्थल की श्रेणी में आता है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज दोस्तों बेकुरल ने की थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशिया शेरों का आवास है? ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय वन्यजीव जो है अभयारण्य एशिया शेरों का आवास है? तो इसका जो दोस्तों राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिर। ठीक है, गिर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों एशियाई शेरों का आवास है। ठीक है, गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1913 में ईस्वी में बब्बर शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, इसे 1960 के दशक में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही राइट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों का पर वरीयता दी गई। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए लाया गया था।
ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों पर वरीयता देने के लिए उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बता दिया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा और भी कई महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन किए गए थे, जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। ठीक है। और दोस्तों, वन संपदा, वन्यजीव और पक्षी संरक्षण, शिक्षा, नापतोल और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर न्याय प्रशासन विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बम्बई में आरबीआई का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी बम्बई में है। ठीक है। और दोस्तों, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान मुख्यालय है। ठीक है। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय है। ठीक है। और दोस्तों, पुणे में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जिसका नाम है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय पुणे में है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा 18वां क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर था। ठीक है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों अनंत श्यामनम अयंगर थे। और दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला। ठीक है। और वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष हैं श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों, सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम है टिटिकम एस्टिवम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टिटिकम एस्टिवम। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। दोस्तों, पहले भारतीय उपग्रह का नाम दोस्तों आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है। आर्यभट्ट को दोस्तों 19 अप्रैल 1975। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। भास्कर का प्रक्षेपण दोस्तों, भास्कर का जो प्रक्षेपण हुआ था 7 जून कब हुआ था? तो 7 जून 1979 को किया गया था। ठीक है। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह दोस्तों कौन था? तो एप्पल। कौन था? एप्पल। ये आपको याद रखना है। ठीक है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। दोस्तों, ठीक है, ये पाथेर पांचाली के लेखक हैं। ठीक है। पाथेर पांचाली उपन्यास दोस्तों 1929 ईस्वी में विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, जिसे बाद में सत्यजीत के रे द्वारा इसी नाम पर फिल्म 1955 में बनाई गई थी। ठीक है। यानी इसी नाम पर, पाथेर पांचाली के नाम पर 1955 में फिल्म बनाई गई थी। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के महान उपन्यासकारों और कवियों में से एक थे। इनका जो है महाकाव्य या उपन्यास जो है आनंद मठ सन्यासी विद्रोही की पृष्ठभूमि से प्रभावित था। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं देवदास,
चरित्रहीन, श्रीकांत आदि। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। और अगर इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।